Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve all the quick checks from chapter number 11 which is called as hydrocarbons from class first year. इस लेक्चर के अंदर हम वो वाली सारी क्विक चेक सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। एक से दो क्विक चेक्स जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड कर दी गई हैं वो इंशाल्लाह हम इस फिर किसी सेपरेट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, लेकिन जितनी भी क्विक चेक्स स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो उसी रिकॉर्ड में हमारे पास फर्स्ट क्विक चेक है 11.1। इसके हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। उनमें क्वेश्चन ए जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हमें राइट करने हैं। दो कंपाउंड गिवन हैं, इनके हमें स्ट्रक्चरल फार्मूलाज राइट करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी है ये नोमेनक्लेचर से लिया गया है, तो हम इसको नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास सवाल यही एज इट इज़ आएगा कि हमने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखना है 2 मिथाइल ब्यूटेन का और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का, तो आपने एक बात याद रखनी है। अगर आपको नेम गिवन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का और आपको कहा जाए कि आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो उस स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको नेम गिवन होगा उसको एंड से स्टार्ट करना है। नेम के एंड पे होता है पेरेंट चेन का नेम, तो आपने पेरेंट चेन को सबसे पहले लिखना है, बाकी चीज़ें सब्स्टिट्यूट वगैरह लगाना आसान हो जाता है। तो एंड पे है ब्यूटेन, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ब्यूटेन है, ब्यूटेन में हमें पता है कि 4 कार्बन होती हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे 4 कार्बन जो है ना लिख दें। अब मैं एक-एक हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, आप हाइड्रोजन ना भी लगाएँ, बाद में जगह खाली छोड़ दें, क्योंकि अभी नहीं पता कि हाइड्रोजन कितने लगने हैं, लेकिन ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन तो फिक्स हैं, वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब उसके बाद 2 पोज़ीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच करना है, तो 2 पोज़ीशन अब हम चाहे इधर से काउंटिंग कर लें, चाहे इधर से क काउंटिंग कर लें। 2 इधर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 ये बनेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 ये। तो सपोज़ मैंने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की, तो ये 1 कार्बन, 2, ये 3 और ये 4। तो 2 पे एक मिथाइल है, हमने ये 2 पे मिथाइल को अटैच कर दिया। अब बाकी क्या बच गया? बाकी आपने हर कार्बन की वैलेंसी को देखना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो उसके 4 बॉन्ड भी पूरे होने चाहिए। उसके लिए आप देखें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और एक और हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब इसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 3 लगा दें तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन को फोकस करें, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन कंप्लीट है। इस कार्बन को फोकस करें तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दें। इस कार्बन ने 2 एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 3, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका गिवन स्ट्रक्चर हो गया किसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन का। इसी तरह से अगर आप जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है दैट इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब अगेन हम इसको एंड से स्टार्ट करेंगे। एंड से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम पहले प्रोपेन को लिखेंगे। तो प्रोपेन है हमारी CH। कोशिश किया करें बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन से ही बनाया करें। तो हम इधर बॉन्ड कार्बन से बना देते हैं, हाइड्रोजन को आउटसाइड पे लिख देते हैं CH, उसके बाद CH और इधर CH। सेंट्रल कार्बन के पास ऑप्शन नहीं बचता, दोनों साइडों पे कहीं ना कहीं तो हाइड्रोजन लगाना ही है, तो इसलिए एक साइड पे लगा सकते हैं। तो प्रोपेन के लिए हमने 3 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखिए अभी हमारे पास है 2 कार्बन पे 2 का मतलब ये है 2 बार, ये भी 2 है, ये भी 2, मतलब दो सेकंड कार्बन पे ही 2 बार डाइमिथाइल यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करते हो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, यही कार्बन नंबर 2 होगी। तो कार्बन नंबर 2 पे 2 टाइम मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये एक बार हो गया मिथाइल ग्रुप और ये दूसरी बार में, इसका मतलब हो गया 2 डाइमिथाइल। बाकी क्या रह गया? बाकी हमने हर कार्बन को फोकस करना है, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसके साथ होंगे 3 हाइड्रोजन, और इधर देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अब हमें ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगानी। तो ये हो गया इसका, इसके चारों बॉन्ड पूरे हो गए। और ये टर्मिनल कार्बन है। ये टर्मिनल कार्बन है, आपने याद रखना टर्मिनल कार्बन पे हमेशा 3 ही हाइड्रोजन आपने अटैच करना है। तो ये हमारे पास हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें कहा गया है कि डिस्प्लेड फार्मूला आपने बनाना है किसका? 2,3,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसका भी वही तरीकाकार अपनाएंगे हम लोग। हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन, तो आप पहले तो 6 कार्बन यहाँ पे लिख दो। 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। ये 6 कार्बन हमने स्ट्रेट चेन में ड्रॉ कर दिए, हेक्सेन हो गया। उसके बाद है कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल है और 3 पे 2 मिथाइल है। 3 जितनी बार पोजीशन होगी उतने सब्सटेंट अटैच होंगे। तो 2 पे एक मिथाइल और 3 पे यानी कि कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल बनाएंगे, तो आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके लिए हमें फिक्स करना पड़ेगा कि कार्बन नंबर 2 कौन सी है, कार्बन नंबर 3 कौन सी है। आप चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने कार्बन नंबर 2 पे ही ग्रुप ना अटैच करवाने। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1, 2, तो ये हो गई मेरी कार्बन नंबर 2। इस पे एक ग्रुप
मिथाइल का अटैच कर देंगे हम लोग, तो ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया। बाकी ये 3 3, तो अगर ये कार्बन नंबर 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कार्बन नंबर 3 क्या होगी, बिल्कुल वेरी नेक्स्ट। तो इस पे हमने क्या करना है, 2 और मिथाइल अटैच कर देने हैं इस तरह से। अब टोटल मिथाइल गिने, एक मिथाइल ये, दो मिथाइल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, टोटल मिथाइल हो गए 3, इसलिए हम कह रहे हैं 2 3 3, 3 मिथाइल हो गए ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बस ये 2 3 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन तो हो गया, लेकिन हमने इसके हाइड्रोजन तो भी पूरे करने हैं। टर्मिनल कार्बन है तो हाइड्रोजन 3, सेंट्रल कार्बन है तो हाइड्रोजन 2, ये भी सेंट्रल है तो 2। इस कार्बन को देखें, इसने 4 बॉन्ड बनाया, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगेगा। और इधर देखें, इसने 3 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन है तो इसने क्या करना है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ हमने अटैच कर देने हैं। टर्मिनल का मतलब है आखिरी कार्बन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, और सेंट्रल जो चेन के अंदर आएगी उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 3 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। आ गया जी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, हमें ड्रॉ करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले पेरेंट चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो ये हो गई हमारी साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन वाला रिंग बना लें, ये है साइक्लोहेक्सेन। और मिथाइल आप किसी भी पोजीशन पे लगा देंगे तो ये बन जाएगी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ बॉन्ड नहीं बनाने आपने, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है। तो जब तक रिंग के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा होता, तब तक हर एक पोजीशन को आप पोजीशन नंबर 1 कह सकते हो। तो जहाँ से आपने ग्रुप लगाया, लाइन वहाँ से स्टार्ट हो गई, तो ये आपका बन गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक चेक 11.1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। टू डिफरेंसेस आपने राइट करने हैं बिटवीन साइक्लोपेंटेन एंड सिंपल पेंटेन। सिंपल पेंटेन का मतलब एन पेंटेन भी आप ले सकते हैं। पहली तो बात, साइक्लोपेंटेन जो है, यहाँ पे एक साइड पे हम लिख लेते हैं साइक्लोपेंटेन के बारे में 2 डिफरेंसेस, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे पेंटेन के बारे में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दरमियान में एक लाइन लगाएं, एक कॉलम बना लें, और उन दोनों के अपोजिट पॉइंट्स जो हैं वो आप दोनों साइड्स पे लिखते जाएं। तो साइक्लोपेंटेन, सबसे पहले साइक्लोपेंटेन एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जबकि जो सिंपल पेंटेन या एन पेंटेन है, इट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक भी आप इसको कह सकते हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर आप इसको कह सकते हो इट इज़ नॉन साइक्लिक, या फिर इट इज़ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ हो सकते हैं, सेम ही नेम के लिए ये यूज़ होते हैं दोनों वर्ड। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप बताओगे, इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो या इसका फार्मूला। फार्मूले के लिए पहले स्ट्रक्चर बना लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन है तो देखिए, ये पहला कार्बन, ये हम लगा देते हैं दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, इनको आपस में जोड़ दें, और कार्बन के बॉन्ड कितने बनते हैं, 4। तो देखें जी, कार्बन ने दो दो बॉन्ड बनाए हुए हैं सब ने, तो 2 2 हाइड्रोजन, और इनके साथ अटैच कर दें सब कार्बन के साथ, तो ये 2 2 हाइड्रोजन हो गए। एक तो ये बात कि ये इनका हो गया स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। और एलिफेटिक में हमने पेंटेन का स्ट्रक्चर यानी कि एन पेंटेन का बनाना है, तो आप क्या करोगे, पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में इस तरह से अटैच कर दो ये 3 4 और ये 5वीं कार्बन। अब आपने क्या करना है, कार्बन के बॉन्ड्स भी तो पूरे करने हैं, तो उसके साथ टर्मिनल हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन, और सेंट्रल है या चेन के अंदर वाली है तो 2 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इसको एन पेंटेन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा डिफरेंस है, आप यहाँ पे क्या कोट कर सकते हो, इनके मोलिकुलर फार्मूलाज। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है अगर आप देखोगे तो ये है C5, और एज अगर इसमें आप काउंट करते हो तो ये बनेगा H12। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला है C5H12। जबकि साइक्लिक का अगर आप मोलिकुलर फार्मूला देखते हो तो यहाँ पे देखें, कोई भी कार्बन टर्मिनल नहीं है, मतलब टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, इधर किसी के पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, सबके पास 2 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये जो 3 होने थे इधर और इधर ये कम हो गए, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C5H10। ये हो गया तीसरा डिफरेंस इसका, C5H10। ये तीसरा डिफरेंस, मैंने आपको 3 लिखवा दिए, इनमें से कोई 2 आपने एज पर द रिक्वायरमेंट कोई से 2 डिफरेंस राइट कर देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, दैट इज इकोसेन। एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। इकोसेन इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन। ये एक एल्केन है, पहली तो बात, इसमें सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और स्ट्रेट चेन है मतलब एलिफेटिक है, जो चेन है वो क्लोज नहीं हुई, इसमें चेन बंद नहीं हुई।
दूसरी बात, इसमें कार्बन बता दिए गए हैं कि 20 हैं और आपसे पूछा गया कि बताएं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो आपको एक बात इसके लिए याद रखनी है, जो एल्केन होते हैं उनका जेनेरिक फार्मूला होता है CnH2n+2, जनरल फार्मूला जिसे आप लोग बोलते होंगे। यहाँ पे जो n होता है ना, n होता है कार्बन की तादाद, कार्बन की जो भी नंबर्स होंगे, कार्बन की क्वांटिटी होगी, उसको आप लोग n कंसिडर करोगे। तो हमें कार्बन की क्वांटिटी बता दी गई, फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। हम यहाँ पे n की वैल्यू को अगर प्लेस करें तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 20 हमने प्लेस कर दी इसमें, और H2 जहाँ पे n था उसकी जगह पे 20 प्लेस कर दिया +2। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा C20, और एज कितना बन जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 + 2 दैट इज 42। तो ये इकोसेन का हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब कभी आपको एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए कार्बन की क्वांटिटी को बता के, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, जो कार्बन की क्वांटिटी होती है उसको डबल करें, जैसे ये 20 थी उसको डबल किया तो ये बन गई 40, और उसमें 2 ऐड कर दें तो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास क्विक चेक 11.1 कंप्लीट होती है। अब चलते हैं क्विक चेक 11.2 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्विक चेक 11.2। 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई डू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, बुक्स में आपको गिवन होंगे तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होता है। इसको आप इसकी कुछ रीजंस बतानी है। तो रीजंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहली बात ये कि आपने याद रखना है, जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, हम ज़्यादा सर इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। अब सरफेस एरिया अगर होगा कम, तो इनके ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो भी कम से कम होंगी, जिनको आप लोग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम देते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पाई जाती हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, यानी कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस अगर वो नॉन पोलर है, ये वाली फोर्सेस कम होती हैं, तो उससे क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। ओवरऑल आप क्या बता सकते हो कि ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन्स का स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो उनको ब्रेक करना आसान होगा, इसलिए कम हीट देकर उनको बॉयल किया जा सकता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। इसी रिकॉर्ड में अगर आपसे आप दूसरा पैराग्राफ भी लिखना चाहते हो कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो आप बताओगे कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, और जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और इसमें आप एग्जाम्पल बता दोगे कि जो आइसोब्यूटेन है, ये क्योंकि एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है किससे, एन ब्यूटेन से। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर देखो जो आपके एन ब्यूटेन है उसमें इस तरह से चारों कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में आपस में अटैच होंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका ये जो सरफेस एरिया है अटैचमेंट की जगह ये ज़्यादा है। अटैचमेंट की जगह ज़्यादा होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जबकि जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का मतलब ये है कि 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड हैं, लेकिन एक की यहाँ पे ब्रांच बन चुकी है, तो अब इसका सरफेस एरिया ऊपर वाले एन की निस्बत कम हो गया। सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल बता देना है, असल क्रेडिट जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। दूसरा क्वेश्चन जो बी है, व्हाई एल्केन्स हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। एल्केन की टेट्राहेड्रल शेप क्यों होती है, इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो एल्केन्स के अंदर, सपोज मैं बात करता हूँ CH4 है, ये एक एल्केन है, या फिर आप बात कर लेते हो C2H6, इन दोनों के अंदर जो कार्बन है इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। आपने बताना है कि जो एल्केन्स हैं इनके अंदर जो कार्बन होती हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन होगी उसकी एक कार्बन के साथ इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अटैच्ड होंगे,
और ये एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने के लिए हमेशा टेट्राहेड्रल वे में अटैच जो है ना अलाइन करते हैं, और इनके दरमियान हमेशा जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 का होगा। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन पाए जाने की वजह से इनका जो शेप होती है वो हमेशा क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्वेश्चन नंबर सी, शेप्स ऑफ द साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन हमने ड्रॉ करनी है। साइक्लोप्रोपेन की आसान से शेप है, आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि 3 कार्बन होंगे, प्रोपेन है ना 3 कार्बन होगी, एक ये कार्बन, दूसरी और ये तीसरी, इनको आपस में अटैच कर दें और कार्बन पूरे करने के कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दें, तो ये बन गया आपके पास साइक्लोप्रोपेन। आप इसी को इस तरह से भी बना सकते हो, एक ट्रायंगल बना दो तो ये भी साइक्लोप्रोपेन ही होगी। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। पेंटेन में 5 कार्बन होंगे, तो एक कार्बन ये हमारे पास, दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये 5वीं कार्बन, इनको आपस में अटैच कर दें और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर दें, तो ये हो गई हमारी साइक्लोपेंटेन इस तरह से। और इसी को आप इस तरह से भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, बचपन में जैसे हम घर बनाया करते थे ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। तो इसका आंसर इतना ही है, दोनों के आपने स्ट्रक्चर चाहे ये वाले बना दें चाहे ये वाले बना दें, इट्स अप टू यू। तो ये दोनों इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। यहाँ तक हमारी क्विक चेक 11.2 कंप्लीट हो जाती है, जिसके 3 ही पार्ट थे। अब चलते हैं क्विक चेक 11.3 की तरफ। क्विक चेक 11.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाई एल्केन्स हैव हाई स्टेबिलिटी। एल्केन की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है? आपने बुक के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा कि अनरिएक्टिव नेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स ओवरऑल अनरिएक्टिविटी शो करती हैं। वजह क्या है एल्केन के अनरिएक्टिव होने की? वजह यह है कि आपने पढ़ा है कि जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। और दूसरी बात, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो किस किस एटम के दरमियान होते हैं? पहली तो बात ये कि ये होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5, हाइड्रोजन की देखी जाए तो ऑलमोस्ट 2.1। इन दोनों में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है कि इनका जो बॉन्ड है वो पोलर हो सके। तो पहली बात ये कि इनका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब नॉन पोलर होगा तो ये पोलर चीज़ों में डिसॉल्व नहीं होंगी, इसलिए इनको तकरीबन नॉन पोलर कहा जाएगा और इनसॉल्युबल कहा जाएगा वाटर के अंदर। पानी सब चीज़ों को हल कर लेता है लेकिन वो इनको हल नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन पोलर होती है। दूसरी बात आपने यहाँ पे जो कोट करनी है वो ये है कि इनके अंदर एक तो नॉन पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में फर्क ना होने की वजह से। दूसरा आपने बताना है कि इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये आसानी से टूटता ही नहीं है, इसलिए कहीं जाके ये कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इनको कहा जाएगा दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और जो जिनका बॉन्ड नहीं टूटता, जो रिएक्टिविटी शो नहीं करते, उनको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो दूसरी बात आपने सिग्मा बॉन्ड बता देनी है कि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। दरअसल सिग्मा बॉन्ड जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो आपने सीखा था कि सिग्मा बॉन्ड इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ये कोई भी दो ऑर्बिटल है उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है, इसी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। और इन्हीं दो रीजंस की बिहाफ पे हम एल्केन्स को एक नाम दिया करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन से भी आप लोग अच्छे से जानते हो, पैरा का मतलब होता है लेस, या कुछ बुक्स में लिटिल भी इसका मतलब लिखा होता है, और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। अफिनिटी का डायरेक्ट मतलब होता है रिएक्टिविटी। क्योंकि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, ये बाकियों से रिएक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि आपने ये दो रीजंस पे जोर देना है कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना होता है जो कि नॉन पोलर होता है और वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है जो बॉन्ड को पोलर बना सके, इसलिए एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी एल्कीन और एल्काइन की निस्बत ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन क्विक चेक 11.3 का कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय द एल्केन। एल्केन कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकते हैं, उसमें आपने जो एज पर बुक आपने कैटेगरीज बतानी है। पहली कैटेगरी बतानी है आपने थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। अगर एल्केन से हमें रिएक्शन शो करवाने हैं तो हम उनको थर्म यानी कि हीट प्रोवाइड करेंगे या कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ये रिएक्टिविटी शो कर देंगे। एक तो ये कैटेगरी हो गई पहली हमारे पास। दूसरी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस पे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमने हेलोजिनेशन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है। तो बस आपने इनकी कैटेगरीज के नाम बताने हैं और कुछ नहीं। एल्केन्स जो होते हैं ना, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि इनके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करवाने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ टर्मिनेशन स्टेप अकर्स। हेलोजिनेशन में आपने तीसरा स्टेप सीखा था कि टर्मिनेशन होती है, जो फ्री रेडिकल बन जाते हैं जब तक उनको टर्मिनेट ना किया जाए तब तक रिएक्शन रुकता नहीं है। तो वो तीन तरह से हमने सीखी थी, हो सकती है। पहली टाइप ये थी कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना था, इस तरह से आपने देखा वहाँ पे मिथाइल एक फ्री रेडिकल था। मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो क्लोराइड फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बना के रिएक्शन को स्टॉप करवा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास इस तरह से कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड बन के रिएक्शन को स्टॉप करवा देगा। पहला वे ये था। दूसरा वे आउट ये था कि ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल बना है, ये दूसरे किसी क्लोराइड फ्री रेडिकल से, जो काफ़ी सारे वहाँ रिएक्शन में मौजूद थे, ये आपस में रिएक्ट करके इधर एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर आपस में सिग्मा बॉन्ड बना दें और इस तरह से क्लोरीन जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है वो बन जाए और रिएक्शन फिर से स्टॉप हो जाए। दूसरा वे ये हो सकता था। एक तीसरा वे भी वहाँ पे बताया गया था कि ये भी तो हो सकता है कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो किसी और मिथाइल फ्री रेडिकल से जाके रिएक्ट करे और दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें और ये रिएक्शन को क्या कर दें, स्टॉप कर दें। तो ये भी तीसरा वे था कि मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इस तरह से एक साइड पे भी आपके पास ये मिथाइल बन गया और दूसरी साइड पे भी ये एक दूसरा मिथाइल जो था, इसने आप इन दोनों मिथाइल ने मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक एल्केन बना दी, जिसे हम लोग इथेन के नाम से जानते हैं। हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बन गई। अब तीनों स्टेप्स में क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बने हैं तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन को आगे कौन प्रोसीड करवा रहा था, वो थे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हमने आपस में रिएक्ट करवा के स्टेबल कंपाउंड की शक्ल दे दी। इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और हम कहेंगे कि हेलोजिनेशन का रिएक्शन अब टर्मिनेट हो चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर सी 11.3 का। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्विक चेक 11.3 का जो डी क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि कंडीशंस आपने मेंशन करनी है हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए। तो बुक के अकॉर्डिंग हमने कुछ कंडीशन स्टडी की थी। सबसे पहले हमने कहा था कि जो फ्री रेडिकल है उसको इनिशिएट कौन करता है आके। पहली कंडीशन में आप लिखोगे यूवी लाइट या फिर सनलाइट, ये नेसेसरी कंडीशन है कि हेलोजिनेशन के रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। अगर यूवी लाइट नहीं होगी तो फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल नहीं होंगे तो रिएक्शन पे आगे नहीं मूव करेगा। और इसके अलावा जो हैलोजेंस हैं उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है, हैलोजेंस की और साथ में एल्केन की, तभी जाके जो है ना हैलोजिनेशन होगी। तो कंडीशन में यही पहली आएगी, ठीक है। और ये इसके क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट, और ये दोनों जब बनेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हैलोजिनेशन करवाएंगे। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि ऑर्डर क्या है हैलोजन की रिएक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो वो आप लिखोगे कि फ्लोरीन फास्ट रिएक्ट करेगी, सबसे फास्ट, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और फिर सबसे स्लो रिएक्शन होगा किसका, आयोडीन का। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे तो ये हेलोजिनेशन की कंडीशंस में का आंसर इनफ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है 11.3 का, वो है आपको एक रिएक्टेंट दिया गया है इथेन और आपको कहा गया है कि अगर इसकी हेलोजिनेशन करवाई जाए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट करें। तो देखें जी, आपको पूरा रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस बताना है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इथेन का सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिखें, ये है इथेन जिसको हमने उस रिएक्शन में बनाया भी है। दिस वन इज कॉल्ड एज इथेन C2H6। अब हेलोजिनेशन क्या होती है कि सारे हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट करवा दें किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करवाएं, एक मिथाइल को जो है ना फोकस करें। तो एक साइड पे वैसे ही CH3 को रहने दें और इधर क्या करें, CH एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ आप रिप्लेस करवा दें, तो ये बन जाएगा CH2Cl। एक प्रोडक्ट आपका ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें तो बन सकता है CH3 CH और Cl2, इसी के साथ आप इसको लिख दें CHCl2। और तीसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि आप इसके इस हाइड्रोजन के इधर से हाइड्रोजन या इसके साथ भी आप रिप्लेस करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दो इधर भी CH2Cl और इधर लिख दो CH2Cl। ये एक अनदर प्रोडक्ट हो सकता है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो दोनों हाइड्रोजन को, इसमें से एक और हाइड्रोजन निकाल दो, इसमें से भी एक और हाइड्रोजन निकाल दो, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन सकती है, एक तो हाइड्रोजन रह जाएगी और दो इस तरह से क्लोरीन हो जाएंगे।
तो एक प्रोडक्ट हमारे पास ये भी हो सकती है। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट हो सकती है इसकी कि सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया जाए और क्लोरीन अटैच करवा दी जाए, तो ये इधर भी 3 क्लोरीन लगा दें और दूसरी कार्बन के साथ भी 3 क्लोरीन लगा दें, तो ये भी इसका प्रोडक्ट हो सकता है। साथ में हर एक रिएक्शन में आपको HCl देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये सारे इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाते हो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इसमें से कुछ के स्ट्रक्चर को आपको इस तरह से मेंशन कर देना, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर E का आंसर हो जाएगा। ये थी हमारे पास क्विक चेक 11.3। अब मूव करते हैं क्विक चेक 11.4 की। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्विक चेक 11.4। क्विक चेक 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने प्रोपानोल का रिएक्शन देना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर आप एज पर बुक देखते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब प्रोपानोल का रिएक्शन करवाया जाता है तो इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो पहले हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, प्रोपानोल को लिखेंगे। ये हमारे पास है जी प्रोपानोल, CH3 CH2 CH2 और इसके साथ OH लगा देंगे तो ये बन जाएगी प्रोपानोल। और प्रोपानोल का रिएक्शन इसके साथ देना है H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास प्रोडक्ट ओवरऑल क्या बनती है, प्रोडक्ट इस तरह से बनेगी कि आपने याद रखना है कि इस कार्बन से ये दो हाइड्रोजन है, इनको बस एक को ओपन करके आप लिख दो, और यहाँ से ये OH और H मिलके यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट में जब ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक बन जाएगी एल्कीन CH3CH, यहाँ पे CH रह गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो CH2 ये बना, और ये OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल ये होगा कि जब हम प्रोपानोल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो हमारे पास एल्कीन बनेगी और साथ में वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी एल्कोहल की। और इसका जो 2 स्टेप मैकेनिज्म है वो भी हमें लिखना है। वो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि पहले इस कंपाउंड को लिखें CH3, उसके बाद है CH2, फिर CH2 और फिर हमारे पास इसके साथ है OH। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से लिखना है कि इधर आ जाए HO और हमारे पास आ जाए SO3H। हम इसको करेंगे हीट और ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेल्सियस आपको बुक में इसकी वैल्यू मिलेगी। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन ये होगा कि वाटर रिलीज होगा। अब वाटर किस तरह से रिलीज होना है, ये एसिड है, इसका प्रोटॉन H और ये OH, यहाँ से ये वाटर रिलीज हो जाएगा और इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो अब देखिए प्रोडक्ट हमारी क्या बनी, वाटर तो यहाँ से पहले ही बन गया ना, वाटर को रिलीज करते, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारी वो किस तरह से बनेगी, इसी प्रोडक्ट को जो यहाँ प्रोडक्ट बननी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे हम, CH3, फिर बनी CH2, फिर CH2 एक बार, और ये जो बॉन्ड है अब इस ऑक्सीजन के साथ बन गया और आगे है SO3H। अब हमने इसको मज़ीद हीट किया तो हमारे पास जो है अल्कीन बनेगी। किस तरह से बनेगी वो देखें जी। अब यहाँ से ये SO3H और ये ऑक्सीजन, इसको SO4H कह सकते हैं। और अगर मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से जो है ना रिलीज करवा दूँ, इसी हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दें, और अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगी। ये CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो बाकी क्या बचा, CH, और इस कार्बन कार्बन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, आगे आ जाएगी CH2 और साथ में ये SO3H था, SO3, ये जो ऑक्सीजन चौथी है इसको साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, SO4, ये H और यहाँ से जो H रिलीज हुआ इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा H2SO4। H2SO4 जो हमने ऐड किया था एज इट इज रिलीज हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं वो एक एल्कीन बनी और एक वाटर। तो जब भी हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास एल्कीन और वाटर बनते हैं। तो ये इसके 2 मैकेनिज्म के स्टेप हैं और ये इसका मेन स्टेप है, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा A कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर B, नेम फॉलोइंग एल्कीन। हमने एल्कीन की नेमिंग करनी है नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो देखिए बुक में आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि आपने इसका नाम लिखना है। अब पहला वाला मैंने एज पर बुक लिखा है, जैसे बुक में आपको डाटा गिवन है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो तो पहले आपने ये ब्रैकेट्स वालों को ना सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे पहले CH3, हमने CH3 लिख दिया, उसके बाद है कार्बन, तो हमने यहाँ पे कार्बन लिख दी। अब कार्बन के आगे जो भी चीज़ ब्रैकेट में होती है आपने याद रखना है वो चेन का पार्ट नहीं होती, वो पेंडेंट ग्रुप के तौर पे लिखी जाती है, साइड ग्रुप के तौर पे। तो ये हमने साइड ग्रुप के तौर पे लिख दी। आगे है डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद है CH लिख दिया, उसके बाद है CH3, इसको भी हमने लिख दिया। अब इसका नाम लिखना आसान हो जाएगा। और जो B क्वेश्चन है उसमें भी ये दोनों मिथाइल को ब्रैकेट में लिख के बाहर 2 लगाया गया, तो मैंने
उनको वैसे ही पेंडेंट ग्रुप के तौर पे लिख दिया। तो आपने इसको इस तरह से देखना है कि जो चीज़ें ब्रैकेट में होंगी वो कभी भी चेन का पार्ट नहीं होंगी, मेन चेन का, पेरेंट चेन का, वो हमेशा साइड ग्रुप के तौर पे लिखी जाएंगी। अब इसका नेम लिखना है हमने। नेम लिखने के लिए रूल नंबर 1 जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, और एल्कीन के नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड होगा। तो अब अगर हम चेन को देखते हैं तो यही हमारी स्ट्रेट चेन मेन चेन है। दूसरी बात नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को 2 का नंबर मिल रहा है, इधर से भी नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को 2 का। लेकिन इधर एक और चीज़ है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को तो 2 का नंबर मिलेगा ही, लेकिन इस साइड ग्रुप को भी 2 की पोजीशन मिल जाएगी। तो इसलिए नंबरिंग ज़्यादा सूटेबल है इस साइड से, 1 2 3 एंड 4 हमने नंबरिंग कर ली। इसके बाद नेमिंग करने के लिए जो साइड ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखा करते हैं, उसके बाद हम पेरेंट चेन को। साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 हाइफन, इसका नाम क्या है, मिथाइल। एक कार्बन वाला अल्काइल हो तो उसको कहा जाता है मिथाइल। उसके बाद देखें कार्बन टोटल है पेरेंट चेन में 4, लेकिन गौर से देखें तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना है, लिखेंगे हाइफन 2, फिर से हाइफन, और कार्बन कितने पेरेंट चेन में 4, तो हम लिख देंगे इनके नेम के लिए BUT, और डबल बॉन्ड है चेन के अंदर तो इसलिए लगा देंगे ब्यूटीन। तो ये हमारे पास इस गिवन कंपाउंड का नेम बन जाएगा। इसी तरह से इसकी हमने नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को पहले चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो यहाँ से देखिए ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, नीचे वाली भी बन सकती है। अगर ये चेन बनाते हैं तो ये साइड ग्रुप, और अगर ये चेन बनाते हैं तो ये साइड ग्रुप, इट्स अप टू यू, जो सी मर्जी बना लो। तो ये वाला हमारा साइड ग्रुप सपोज हो गया। हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से क्योंकि डबल बॉन्ड इधर लोअर नंबर पे है, 2 3 4 नंबरिंग कर ली। अब नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन नंबर 3 पे है तो हम लिखेंगे 3 हाइफन, नाम है इसका मिथाइल, तो बन गया 3 मिथाइल। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पेरेंट चेन का नेम लिखना है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना है। डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पे तो हम लिखेंगे 1, और कार्बन में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो लिखेंगे BUT, और पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड है तो इसलिए लगाएंगे ENE। तो ये जी हमारे पास इस गिवन कंपाउंड का नेम हो गया। ये हमारा क्विक चेक 11.4 का बी क्वेश्चन हो गया। अब क्विक चेक 11.4 के सी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, आपको नेम गिवन है और आपको कहा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि जब नेम गिवन हो तो एंड से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना। एंड पे क्या है, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लिए हमें पता है कितने कार्बन होंगे, 4। तो आप यहाँ पे ना पहले 4 कार्बन लगा दो, ये 4 कार्बन हो गए। अब 2 ब्यूटेन है, 2 ब्यूटेन का मतलब कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 1 2 ये आ गया। जिस साइड से मर्जी गिनेंगे 2 ब्यूटेन इसी तरह से ही बनेंगे। 2 ब्यूटेन बना ली। उसके बाद है 3 पे मिथाइल। अब अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर से तो हमारी कार्बन बन जाएगी ये 3, तो इस पे लगा दें यहाँ पे मिथाइल। अब बाकी काम क्या रह गया, बाकी काम ये है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें। टर्मिनल कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन लगा दें। इसको गिनेंगे तो पूरे 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। इसको गिनेंगे तो एक बॉन्ड कम है तो 1 हाइड्रोजन लगा दें, और ये टर्मिनल है तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगा दें। तो ये हमारे पास 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड हमारा गिवन है पार्ट 2 में कि आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2 मिथाइल 4 इथाइल 2 पेंटीन का। पहले मैं स्ट्रक्चर को बना लूँ, फिर इसमें एक मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर में पेंटीन है, पहले तो आप जो है ना 2 पेंटीन है तो आप 5 कार्बन ड्रॉ करो सबसे पहली तो बात। ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और 2 पेंटीन है तो मतलब कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड होगा। सपोज मैंने इधर से नंबरिंग की और ये 2 पेंटीन होगी। अब 4 पे इथाइल है, कार्बन नंबर अगर ये 2 है, मैंने नंबरिंग की इधर से 1 2 3 4 5, तो 4 कार्बन पे क्या है, इथाइल। ये 4 है, इधर लगा देंगे इथाइल। इथाइल कहा जाता है C2H5 को। और 2 पे क्या है, मिथाइल। ये 2 है तो इधर लगा दो मिथाइल। बाकी काम क्या करना है, बाकी इसके जो कार्बन की वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करना है। टर्मिनल कार्बन है तो यहाँ पे लगाएं 3 हाइड्रोजन। इधर 3 इसके बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसके 3 बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसके चारों बने हुए हैं, ये टर्मिनल है उसके 3 हाइड्रोजन। लेकिन जो बुक के अंदर गिवन नेम था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन मुझे इख्तलाफ ये है कि अगर नोमेनक्लेचर के रूल्स को देखा जाए तो वो यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। कैसे वायलेट हो रहे हैं, देखें जी। हमने कहा था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन वो चूज करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हमने चेन चूज की एज पर गिवन नेम, मैंने नहीं की, उनके नेम के अकॉर्डिंग। चेन 5 कार्बन की बनी। अगर हम देखें ये जो इथाइल है इसको ऐसे ओपन करके भी तो लिखा जा सकता है। C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं CH3।
तो अब हमें ये चाहिए था कि चेन हम ये चूज़ करते, ये वाली 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे थे, तो लॉन्गेस्ट चेन ये होनी चाहिए थी, ना कि ये वाली। तो इस तरह से फिर ये पेंटीन ना बनती, बल्कि क्या बनती, हेक्सीन। बिल्कुल एक रूल ये भी है कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, तो चाहे आप स्ट्रेट जाएँ, चाहे इधर आ जाएँ, डबल बॉन्ड तो चेन में आ ही रहा है। तो इसलिए मेरे मुताबिक ये कंपाउंड जो है हेक्सीन होना चाहिए था, पेंटीन नहीं। लेकिन जो बुक में नेम है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका यही स्ट्रक्चर बना लेना है जो आप लोगों के सामने ये बना हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नेम के अकॉर्डिंग है। अब जो क्वेश्चन डी है क्विक चेक 11.4 का, वो है कि आपने डी हाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है किसकी, ब्रोमोप्रोपेन की। ब्रोमोप्रोपेन बनाए पहले। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, CH3 CH2 फिर से CH2 और यहाँ लगा दें Br। तो ये जो है ना प्रोपाइल ब्रोमाइड भी इसको कह सकते हैं, ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं। हमने करवानी किया है क्या है, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, हालो का मतलब हेलोजन को। तो हाइड्रोजन और हेलोजन को हमने रिमूव करवाना है। तो देखें जी, इस कार्बन से ब्रोमीन देंगे और इस कार्बन से क्या रिमूव करवाएंगे, हाइड्रोजन। और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इस रिएक्शन को। तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है, देखें ब्रोमीन को हम इस पोटेशियम के साथ अलविदा करेंगे और यहाँ से जो H निकालना है इस कार्बन से उसको OH के साथ अलविदा करेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल बनेगा क्या, यहाँ से यहाँ क्या रह गया, इधर ही मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहाँ रह गया CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बच गया CH2, और ये ऑलरेडी CH2 है, ठीक है। और इधर जो था K और Br ये रिलीज हो गए, पहले प्रोडक्ट्स को लिख लें, KBr रिलीज हो गया और इससे हाइड्रोजन जो निकली, ये वाली हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल गई, क्या बन गया, वाटर। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से गई तो अपना बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर देगी, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल बनेगा क्या, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हमने रिलीज करवा दी, यहाँ बाकी एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो आपके पास एक तो एल्कीन बन गई और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड, एक सॉल्ट और वाटर बन गया। तो ये ओवरऑल डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी ब्रोमोप्रोपेन की। आपने यही रिएक्शन इसका कोड कर देना, यहाँ पे आपके पास एल्कीन बन गई, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। जो ई क्वेश्चन है हमारे पास वो बिल्कुल सिमिलर है, रिएक्शन ऑफ द प्रोपानोल विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये पूछा गया है कि क्या प्रोपानोल की डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, तो ये हमने उन्होंने का क्वेश्चन क्या है कि प्रोपानोल की क्या डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका रिएक्शन लिखें। तो हमने यहाँ पे प्रोपानोल की ओवरऑल डिहाइड्रेशन करवाई है, आपने यही रिएक्शन वहाँ पे लिख देने हैं। पहले शुरू में यस जरूर लिखना है क्योंकि आधे क्वेश्चन का तो वही आंसर है कि इसकी डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्विक चेक 11.5। Now we are going to solve quick check 11.5। quick check 11.5 का क्वेश्चन नंबर ए जो है हमसे पूछा गया है कि हाउ डज एल्कीन डिफर फ्रॉम एल्कीन इन द स्टेबिलिटी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कीन को हम लोग नाम देते हैं, एल्कीन को नाम दिया जाता है पैराफिन का। पैराफिन का मतलब ही लेस अफिनिटी होता है, और जो एल्कीन है इनको हम लोग नेम देते हैं ऑलिफिन का। ऑलिफिन का मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग ये तभी करेंगे जब ये रिएक्टिव होंगे। तो नाम से ही जाहिर है कि एल्कीन जो है कम रिएक्टिव हैं, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जो कम रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे ये बताओगे कि जो एल्कीन्स हैं दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एल्कीन। और ये स्टेबल क्यों हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इनमें होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो इनकी रिएक्टिविटी कहीं पे शो नहीं होगी। बता दोगे आप ये सारी चीज़ें, सिग्मा बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हेड टू हेड ओवरलैप सिक बनता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इट अब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी टू ब्रेक, दैट्स वाई इट इज़ अनरिएक्टिव। और जो चीज़ें अनरिएक्टिव होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, एल्कीन में होता है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, और इसी वजह से एल्कीन जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। और जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो आपने बता देना है कि alkanes are more stable as compared to alkene because they contain sigma bond. Sigma bond is a strong bond which absorbs more energy to break, and it means it is unreactive in nature. That's why it is alkanes are more stable. And alkenes contains pi bond. Pi bond is a weak bond
which will absorb less amount of energy to break, and it's mean it is very reactive in nature. And the compounds which are reactive in nature, they will be less stable. That's why we can conclude that alkanes are more stable than the alkenes. ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में हमसे कुछ स्पीशीज देके पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड वाई। आपको पहले इन तीनों में से आइडेंटिफाई करना है, H2, उसके बाद है H पॉजिटिव और फिर है OH नेगेटिव। प्रोटॉन भी इसको कह सकते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सल का नाम देते हैं। इन तीनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, और आप जब ये आइडेंटिफाई कर लो तो फिर बताओ क्यों। अच्छा, पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग को कहते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उनके अपने ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपने कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर लोन पेयर हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज, उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर H पॉजिटिव, इस ये जो पॉजिटिव का साइन है ये खुद शो कर रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू इलेक्ट्रोफाइल। OH की बात करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू न्यूक्लियोफाइल। इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, इसके रीजन में आप बताएंगे, एज इट कॉन्टेन्स नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और नेगेटिव चार्ज ये आइडेंटिफिकेशन है इस चीज़ की कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये किसी को डोनेट कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। H पॉजिटिव इज ट्रू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और H2 की अगर हम बात करते हैं तो H2 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकली डिवाइडेड होती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अनसिमेट्रिकल नहीं पाई जाती। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की सिमेट्रिकल पाए जाने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ना इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ना तो नीदर इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल नॉर इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, तो ये दोनों का रोल प्ले नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन सी है उसमें आपसे पूछा गया है कि इन तीनों स्पीशीज़ में से इलेक्ट्रोफाइल का रोल कौन प्ले कर सकता है, तो उसमें आपने फिर यही सेम जवाब देना है कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कर सकता है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का, H2 दोनों का रोल नहीं प्ले कर सकता। तो ये हमारी क्विक चेक 11.5 यहाँ कंप्लीट होती है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्विक चेक 11.6। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि हाउ एल्कीन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। E पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले आप कोई जनरल एल्कीन बना लें, जैसे सपोज मैंने ये बना दी, यहाँ पे ये एल्कीन है हमारी, इसके हाइड्रोजन एज पर बुक, जैसे बुक में डिस्कस किया गया है उस तरह से अगर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये इथीन मैंने यहाँ पे बनाई। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है ना, वो है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगी और उसके ऊपर अटैक करके उसको अपने साथ अटैच कर लेगी। ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसकी रिएक्टिविटी का वे आउट होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ तो जुड़ गया, ये इधर ई तो जुड़ गया, इसके हाइड्रोजन पहले से मौजूद हैं, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान से टूटा है, इसके साथ से भी इसके साथ से भी। एक कार्बन को तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, दूसरी कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक स्पीशी जो इंटरमीडिएट बनी, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोकेटाइन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए दैट इज कॉल्ड एज कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत रिएक्टिव स्पीशी है। इसी वजह से अगले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आके आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है, जैसे ये कोई न्यूक्लियोफाइल है आके इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास फाइनली कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें जनरल बता रहा हूँ देखने को मिलेगा। इधर न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन पर अटैच हो गया और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑलरेडी दूसरी कार्बन पर अटैच हो चुका है। इस तरह से जो है हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन को इलेक्ट्रोफाइल के साथ शो कर सकते हैं। देखिए, आपसे रिएक्शन सिर्फ पूछा गया इलेक्ट्रोफाइल का, तो आपने इस रिएक्शन को यहाँ तक लिखना है। मैंने ओवरऑल मैकेनिज्म आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ एल्कीन किस तरह से रिएक्शन शो करती हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, इस तरह से दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये एक तरह से एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, तो आपने आंसर यहाँ ब्लू तक लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्विक चेक 11.6 में अगेन, क्विक चेक 11.7 में अगेन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये 2 जगह पे रिपीट हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट है, क्विक चेक 11.6 का सेकंड पार्ट है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताएं। देखिए जी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सिंपल है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन,
देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको बस इतना सा बताना है। उसमें अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये कम क्यों स्टेबल है। आपने एक चीज़ पढ़ी है इंडक्टिव इफेक्ट के नेम से। इंडक्टिव इफेक्ट ही दरअसल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे इनको स्टेबल बनाने में। टर्शरी कार्बोकेटाइन को अगर देखें तो ये एक कार्बोकेटाइन जो मैं बना रहा हूँ, दिस वन इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल है। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसे हम मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, वो सबसे कम स्टेबल होगा। कुछ इस तरह से देखें इंडक्टिव इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है। इनकी स्टेबिलिटी का ताल्लुक दरअसल इस कार्बन की स्टेबिलिटी के साथ है। ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन वाला कार्बन जो है वो स्टेबल होगा। इधर ये मिथाइल भी इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स 3 लगे हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए से इस कार्बन को स्टेबल करते हैं। दैट्स वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर सेकेंडरी में देखें तो ये कार्बोकेटाइन जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए तो इसको सेकेंडरी कह रहे हैं। तो 2 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, ये फिर भी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन टर्शरी की निस्बत ये कम स्टेबल होगी क्योंकि इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप से इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। और प्राइमरी में आपको पता है कि सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसलिए बाकी तो मिथाइल ग्रुप्स हैं नहीं, तो इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन टर्शरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे ज़्यादा और प्राइमरी उससे कम। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी में सबसे कम किसकी स्टेबिलिटी होती है? प्राइमरी की। अच्छा, ये भी चीज़ याद रखें कि जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वो रिएक्टिव कम होती है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल सबसे ज़्यादा है तो ये रिएक्टिव सबसे कम होगा, लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल सबसे कम है तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाया जाए तो फिर क्या आ जाएगा? ये मैं दोबारा यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये दोनों तरह से एमसीक्यूज आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरह से होगा, प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की। क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। इसी वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास क्विक चेक 11.6 कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्विक चेक 11.7। Now we are going to solve quick check 11.7. Quick check 11.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि compare the relative rates of addition of alkene it mean their reactivities of hydrochloric, hydrobromo and hydroiodic acid. हमने इन तीनों की रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है टुवर्ड्स एल्कीन के। एक साइड पे अगर हमारे पास एल्कीन हो और दूसरी साइड पे ये सारे हों तो इनमें से सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा। तो आपने याद रखना है इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले तो ये आपने ऑर्डर लिख देना है, वो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे फास्ट HI का रिएक्शन, उसके बाद HBr का रिएक्शन, उसके बाद सबसे स्लो रिएक्शन होगा HCl का, और इससे भी स्लो HF का रिएक्शन होता है। उसकी रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे कि HI के अंदर या फिर HF, HCl, HBr इन सब के अंदर आपको हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलेगा किसके साथ? आयोडीन हेलोजन के साथ। इधर हेलोजन है आयोडीन। ये जो बॉन्ड है ये जितनी आसानी से टूटेगा उतनी आसानी से एल्कीन के साथ इनकी रिएक्टिविटी होगी। अब ये बॉन्ड आयोडीन के केस में, आयोडीन का एटॉमिक साइज जो है, आयोडीन के केस में जो इसका एटॉमिक साइज है वो पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। इसका ग्रुप एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि ग्रुप में ये बॉटम पे मौजूद है। इस तरह से हम ग्रुप 17 को डिस्कस करते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो बॉटम पे है उसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, जो टॉप पे है उसका एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल है। तो इसका एटॉमिक साइज क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए इसकी जो ग्रिप है, इसके न्यूक्लियस की ग्रिप है वो इस बॉन्ड पेयर के ऊपर आसानी से नहीं पड़ेगी। बॉन्ड पेयर कहाँ पे होगा? ये जो HI का बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जिसने बॉन्ड बनवाया हुआ है इसको हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड पेयर का। अब इस बॉन्ड पेयर को आयोडीन क्योंकि एटॉमिक साइज इसका बड़ा है वो आसानी से अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाना आसान होगा। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड आयोडीन से जल्दी जल्दी टूटेगा और हाइड्रोजन कहीं और चली जाएगी, आयोडीन कहीं जाके और रिएक्ट करेगी। इस तरह से रिएक्टिविटी
हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होने की वजह से, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्कीन के साथ। जबकि HCl के केस में देखें या HF के केस में, तो ये जो H और Cl का बॉन्ड बना हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बनिस्बत किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के। उसकी रीज़न ये है कि क्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, एटॉमिक साइज कम होने की वजह से इसका न्यूक्लियस इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए वो हाइड्रोजन को आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगा, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की निस्बत कम हो जाएगी। तो आपने ऑर्डर बता देना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्ट कर देगी और हाइड्रोजन क्लोरीन सबसे इन तीनों के कंपैरिजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड इन तीनों के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो स्लो रिएक्ट करेगी। और अगर पूरा ऑर्डर आपसे पूछ जाए तो फिर आपने इस तरह से यहाँ बना देना है। ये क्विक चेक 11.7 का ए क्वेश्चन हो गया। क्विक चेक 11.7 के बी क्वेश्चन में हमसे एक डिफरेंस पूछा गया है कि एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में मेनली क्या फ़र्क होता है। तो एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ मैंने तकरीबन 5 डिफरेंस लिखे हैं, इनमें से कोई से 4 आप याद कर लो, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला डिफरेंस ये है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एटम्स हो या फिर ग्रुप्स हो, ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं, दे आर एडिड अक्रॉस अ मल्टीपल बॉन्ड। क्योंकि एडिशन रिएक्शन सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन शो करेंगे जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो क्या करेंगे, एटम्स या ग्रुप्स को अपने अंदर ऐड करेंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एटम या ग्रुप्स को अपने अंदर ऐड करने से ये स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर एटम या ग्रुप्स ऐड होते हैं एडिशन रिएक्शन में। जबकि जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेट का मतलब है रिमूव करना, कोई चीज़ खारिज करना, तो इसके अंदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव किए जाते हैं। तो एलिमिनेशन में रिमूवल होता है, एडिशन में कोई चीज़ ऐड की जाती है। दूसरा डिफरेंस जो है, जो एडिशन रिएक्शन है, इट स्टार्ट्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। डबल और ट्रिपल में हम चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में हमेशा जब भी रिएक्शन आप स्टार्ट करवाओगे तो जो रिएक्टेंट होगा उसके अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तीसरा डिफरेंस जो है, क्योंकि स्टार्ट में मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद थे तो हमने मल्टीपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड में, बाय यूजिंग एडिशन रिएक्शन। जिस भी स्पीशी का एडिशन रिएक्शन होता है उसके मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिस भी स्पीशी का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसका सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू में उसके पास सिंगल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन जब एलिमिनेशन करवाएंगे कुछ मॉलिक्यूल वगैरह निकल जाएंगे उसके अंदर से एटम्स, तो वो मल्टीपल बॉन्ड में, डबल या ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथे पॉइंट कि जो एडिशन रिएक्शन है, शुरू में इसके पास क्या थे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे, इसका मतलब इसके अंदर अनसैचुरेशन होगी। तो इट डिक्रीजेज अनसैचुरेशन। शुरू में इसके पास अनसैचुरेशन थी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद थे, लेकिन जब चीज़ें ऐड हो गई तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गए। अनसैचुरेशन कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना। तो क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे इसलिए इट विल डिक्रीज द अनसैचुरेशन। जब कभी किसी स्पीशी का एडिशन रिएक्शन होगा तो उसकी अनसैचुरेशन कम हो जाएगी, जबकि एलिमिनेशन के नतीजे में इट विल इंक्रीज द अनसैचुरेशन। ये चूंकि मूव कर रही है सिंगल से मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अनसैचुरेशन इंक्रीज हो रही है। आखिरी पॉइंट में आप इनके एग्जांपल लिख दोगे कि जब हाइड्रोजनेशन होती है तो ये एक एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन की। एल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। तो इसलिए ये एग्जांपल होगी एडिशन रिएक्शन की। और एलिमिनेशन में आप लिख दोगे कि जो डिहाइड्रेशन है, जैसे हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पढ़ी है, तो अल्कोहल के अंदर से क्योंकि कोई चीज़ रिमूव करवाई जा रही है और अनसैचुरेशन क्रिएट की जा रही है एल्कीन बनाने के लिए, तो इसलिए डिहाइड्रेशन एक एग्जांपल है किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो ये कुछ हमने डिफरेंसेस पढ़े एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के। अब हम चलते हैं क्विक चेक 11.7 के क्वेश्चन सी की तरफ। क्वेश्चन सी ऑलरेडी हम क्विक चेक 11.6 में कवर कर चुके हैं। सी क्वेश्चन ये है कि हाउ एल्कीन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ एल्कीन का रिएक्शन कैसे होता है। तो ये सिंपल, आपके पास एक एल्कीन बनी हुई है, एल्कीन का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल को दोनों में से एक कार्बन अपने साथ जोड़ लेती है, इस तरह से। यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। अगले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन गया, न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करती है और न्यूक्लियोफाइल भी इधर ऐड हो जाती है। इस तरह से एल्कीन का एक एडिशन रिएक्शन शो होता है विद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर डी में ये पूछा गया है कि हाउ मार्कोनिकोव्स रूल इज अप्लाइड टू एडिशन ऑफ HBr into the 2-पेंटीन। सबसे पहली बात 2-पेंटीन क्या है, पेंटीन है तो 5 कार्बन होंगे, इसमें हम पहले 5 कार्बन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया CH, फिर से CH, फिर CH, फिर CH, 4 कार्बन हो गए, एक और कार्बन। इसमें हमने ऐड करवाना है HBr को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को।
अब इसके ना दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मार्कोनिकोव रूल एक अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स होता है और एक एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होता है। पहले हम 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं कि उसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर लें। 2 पेंटीन है तो कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड होगा, 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन पूरे करने। टर्मिनल है तो 3, ये 2 हो गए और इसके पूरे हैं, इसके भी पूरे हैं और यहाँ पे 3 हो गया। अब हमने HBr ऐड करवाना है। HBr में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हम एडिशन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब एडिशन करवाते हैं तब मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। तो हाइड्रोजन को हम उस कार्बन पे भेजेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम मौजूद होंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हाइड्रोजन को हम उस कार्बन के ऊपर भेजेंगे जहाँ डबल बॉन्ड मौजूद हो, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा। दोनों लिहाज से मार्कोनिकोव रूल को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोजन कम हो। अब मसला यह है कि इस कंपाउंड में मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों कार्बन जिनके साथ डबल बॉन्ड मौजूद है, हमें एडिशन तो यहीं पे करवानी है, तो दोनों के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन हम प्रोडक्ट बना देते हैं दोनों लिहाज से जो भी पॉसिबल हो। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन जोड़ दें और दूसरी कार्बन पे आप ब्रोमीन। एक बार इस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ दें, दूसरी बार इस पे, दोनों प्रोडक्ट बना दें। तो ये हो गया CH3, उसके बाद CH, फिर से यहाँ पे अब जहाँ CH था इधर हमने H जोड़ दिया तो CH2 बन गया। उसके बाद ये वाला CH2 आ गया और फिर एंड पे CH3 ये, और इस CH के ऊपर अब Br को जोड़ दिया। एक तो ये बन गया आपके पास 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। एक तो प्रोडक्ट बन गया ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? दूसरा प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, पहले हमने इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन को अटैच करवाया, अब हम इस कार्बन के ऊपर अटैच करवा देते हैं, तो ये दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस कार्बन से शुरू करेंगे, यहाँ पे CH3, उसके बाद CH, पहले यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें तो CH2, इस कार्बन पे बाकी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा तो CH, और इसके साथ अब ब्रोमीन को जोड़ दें आप इस कार्बन के साथ, आगे 2 कार्बन जोड़ दें, ऐसे ऐसे जैसे चेन का पार्ट है, CH2 और CH3। इसका नाम होगा आपके पास 3 ब्रोमो, और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 पेंटेन, ये हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। इधर भी आपके पास 5 कार्बन है तो ये भी होगा 2 ब्रोमो पेंटेन होगा, प्रोपेन नहीं होगा, ये पेंटेन बाय मिस्टेक। अच्छा, तो अब इन दोनों में देखें हमने ये एडिशन तो करवा दी, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी वो ये वाला होगा, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं ना, ब्रोमीन ये सेंट्रल कार्बन पे है, यहाँ पे सब्सटेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो इस प्रोडक्ट के बनने की है। जहाँ पे ज़्यादा सब्सटेंट होते हैं वही प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल होती है, तो ये इसके बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसके कम। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक हमने दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना दिए जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हमारे पास क्विक चेक 11.7 कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्विक चेक 11.8। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्विक चेक 11.8। 11.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन। इथीन हम बनाएंगे सबसे पहले, ये 2 कार्बन वाली एल्कीन है, दिस इज कॉल्ड एज इथीन। हमने इसकी शो करवानी है ओजोनोलाइसिस किस तरह से होगी। ओजोनोलाइसिस का मतलब हमने इसमें ओजोन को ऐड करना है। जब हम ओजोन को ऐड करेंगे तो ओजोनॉइड बनेगा हमारे पास, और फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहीं पे ओजोन को हमने ऐड करना है। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी। ये 2 हाइड्रोजन इसके यहाँ पे शो कर दें जो ऑलरेडी अटैच्ड है, और ये बन गई हमारी ओजोनाइड। इससे पहले मोलोजोनाइड भी बनती है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे हमें ओजोनाइड बनानी है जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। अगले स्टेप में हम अगर इसको ट्रीट करते हैं जिंक या वाटर की प्रेजेंस में, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से इधर ब्रेक हो जाएगा, साइकिल कुछ इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा, और आपको 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिल जाएंगे। ये C और इसके साथ ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा इस तरह से, और 2 H हैं इसके साथ, तो 1 मोल ये बन गया। और दूसरा मोल भी देखें, ये कार्बन और इसके साथ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, और 2 हाइड्रोजन है, ये भी बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से। आपको 2 मोल्स ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड मिल जाएंगे। बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये ऑक्सीजन जो है ये मिल जाएगी वाटर के साथ। पहले स्टेप में मिलेगी ऑक्सीजन
वाटर के साथ हमें मिलेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और अगर हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी कैन गेट जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये बाई प्रोडक्ट का रिएक्शन है, इसको लिखे ना लिखे इसका कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है ये इस तरह से ओजोनोलाइसिस को शो करता है, ये आपको लाजमी तौर पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एपॉक्सीडेशन हमने शो करनी है 2 ब्यूटीन की। एपॉक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, एपॉक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। एपॉक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन पे ही हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो इस रिएक्शन को हम करवाएंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्योंकि ऑक्सीजन एक ही ऐड करना है एटम, तो इसको हाफ यहाँ पे ट्रीट करेंगे, हाफ मोल इसका लेंगे। जहाँ डबल बॉन्ड है जस्ट आपको वहीं पे जो है, पहले तो इसका ये स्ट्रक्चर भी पूरा कर लेते हैं। कार्बन गिने, हर कार्बन के ऊपर बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सही होने की निशानी होती है। तो आपको पहले इसके बॉन्ड्स गिनने हैं, 2 3 4 2 3 4, और इसके पहले कम थे, अब 4 है पूरी। अब ये इसके बॉन्ड्स पूरे हैं, तो ये हमारे पास बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3CH। आपने सिर्फ वहीं से चेंज लाना है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बाकी सारा एज इट इज़ आपने लिख देना है, CH और ये CH3। ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो ये आप लोगों के पास एक एपॉक्साइड फॉर्मेशन हो गई। ये क्वेश्चन हमारा बी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन सी की तरफ मूव करते हैं कि हाउ ओजोनोलाइसिस टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इन 2 पेंटीन। अच्छा, 2 पेंटीन हमने अपनी तरफ से एग्जांपल के तौर पे ऐड की है। आप पहले बताएंगे कि ओजोनोलाइसिस कैसे बताती है, फिर एक एग्जांपल भी आपको साथ में बतानी है। तो मैंने यहाँ पे 2 पेंटीन की एग्जांपल डिस्कस करनी है। पहली तो बात ये कि ओजोन को जब भी हम एल्कीन के अंदर ऐड करवाएंगे, ओजोन सिर्फ वहीं जाके रिएक्टिविटी शो करेगी जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल बॉन्ड के साथ ओजोन रिएक्ट नहीं करेगी, और वहीं से ये कंपाउंड ब्रेक होगा। देखिए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था तो ब्रेक डाउन यहीं से हुआ, दरमियान से, ये जैसे यहाँ पे हुआ। तो हमें इस तरह से जहाँ ओजोन ऐड होगी वहीं से ब्रेक डाउन होगा, उसी तरह का आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे मौजूद था। इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है 2 पेंटीन, CH, पहले 2 पेंटीन हम बना रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 2 पेंटीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, बाकी हाइड्रोजन इसके पूरे कर दें। ये पूरे हैं, ये भी पूरे हैं, और यहाँ 3। तो हमने इसके अंदर ओजोन को ऐड करवाना है। अब देखिए, ओजोन ने वहीं पे ऐड होना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, और कहीं ऐड नहीं होगी। बाकी हर जगह पे तो सिंगल बॉन्ड है, ऑलरेडी सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH, ये अब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। आप क्या करेंगे, ओजोन को ऐड करवाएंगे, तो ओजोन पहले मोलोजोनाइड बनेगा। इस कंपाउंड को क्या नेम देते हैं, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ये एक तरह की रीअरेंजमेंट होगी। तो हमारे पास जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट जो ज़्यादा सूटेबल फॉर्म में, स्टेबल में, वो कुछ इस तरह से बनेगी, CH3 CH, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रिजिंग का रोल प्ले करेगी, फिर CH, फिर CH2, और फिर CH3, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे इस तरह से। अब इस कंपाउंड की ब्रेक डाउन होगी वहीं पे जहाँ पे ओजोन को ऐड किया गया है, इस तरह से। ये इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये इधर से। अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, ये देखें, CH3, फिर CH, अब इसको लिखें CHO को, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गई एसिटाल्डिहाइड, यानी कि एथानल बन गई। और इधर क्या बन सकती है, इधर से शुरू करते हैं इसको लिखना, CH3, फिर से CH2, और ये क्या है, CHO, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O और H, और ये आपके पास बन गई प्रोपानल। ठीक है जी। तो अब चूंकि प्रोपानल और इधर एथेनॉल बनी है, तो कार्बन जहाँ से ये कंपाउंड, इस कंपाउंड की जहाँ से ब्रेक डाउन हुई वो लाजमी तौर पे कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान थी। तो ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था। तो हमें पता चल गया ओजोन जहाँ पे ऐड हुई, जिस तरह के उसने प्रोडक्ट हमें बना के दी है, हमें पता चल गया कि लाजमी तौर पे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड था, जो कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। इस तरह से ओजोनोलाइसिस जो है हमें जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है इन एल्कीन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ तक हमारी क्विक चेक 11.8 कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्विक चेक 11.9, जो कि आई थिंक सो हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्विक चेक है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्विक चेक 11.9। क्विक चेक 11.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इथीन इज अ मोनोमर विच इज यूज्ड टू मेक पॉलीइथीन, जो कि एक पॉलीमर है। आपने इसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन देनी है कि हाउ इट्स स्ट्रक्चर मेक्स इट सूटेबल फॉर दिस पर्पस,
कि इथीन को हम मोनोमर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है इसको पॉलीमराइज़ेशन में या पॉलीथीन बनाने में? देखिए, इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ये इसको सूटेबल बनाता है पॉलीमराइज़ेशन के लिए। किसी भी कंपाउंड के मोनोमर होने के लिए कि क्या वो पॉलीमराइज़ेशन में हिस्सा ले सकता है या नहीं, या तो उसके अंदर अनसैचुरेशन होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर को आपस में मिलना होता है। और मोनोमर आपस में इस तरह से मिलेंगे कि दाएँ साइड से भी मिल सकें और बाएँ साइड से भी मिल सकें। तो इस तरह से वो दोनों साइड से अगर अटैचमेंट शो कर सकते हैं तो फिर वो मोनोमर का रोल प्ले कर सकते हैं। या तो उसमें अनसैचुरेशन मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो, या वो बाई फंक्शनल हो, एक साइड पे एक फंक्शनल ग्रुप हो, दूसरी साइड पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप से हम कोई चीज़ रिमूव करवा के भी उसकी दोनों साइडों से अटैचमेंट शो करवा सकते हैं। तो एक कंपाउंड के मोनोमर होने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों साइडों से अटैचमेंट शो कर सके। और इथीन के अंदर चूँकि पाई बॉन्ड मौजूद है, इसलिए ये दोनों साइडों से अटैचमेंट शो कर सकती है। यही वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड बन सकता है, इसका भी बन सकता है। इसी तरह से ये मोनोमर काफ़ी सारे आपस में मिलकर पॉलीमर बना देंगे। दैट्स व्हाई इसका स्ट्रक्चर है, इसको हेल्प करता है कि ये पॉलीमराइज़ेशन में हिस्सा ले सके। और ये काम होता कैसे है? कुछ इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको पॉलीमराइज़ करवा के यहाँ पे बना के दे देता हूँ, और ये आप लोग देखेंगे कि पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ इसके स्ट्रक्चर की वजह से। अब ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं इसके पॉलीमराइज़ करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे कहीं शिफ्ट हो जाएगा, चेन को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से पीछे भी मॉलिक्यूल आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये बाकी ये है क्या आपके पास, CH2, पीछे इधर बॉन्ड बना लेगा। यहाँ डबल बॉन्ड की निस्बत अब क्या रह गया, इसकी जगह क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, तो ये CH2। फिर ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देगा इस तरह से। फिर से आपके पास बन जाएगी CH2। अब ये डबल बॉन्ड की जगह क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, ये फिर CH2। ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देगा इस तरह से CH2, और ये डबल बॉन्ड आगे कहीं चला गया, इधर रह गया CH2। और ये जो चेन है इस तरह से कंटिन्यू रहती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से शो किया करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इधर भी चेन कंटिन्यू है, इधर भी इसको कट करके यहाँ पे लगा देते हैं N, कि N नंबर ऑफ आपके पास इसके अंदर मोनोमर मौजूद है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो डबल बॉन्ड था, इसी ने इसको सपोर्ट किया, पाई बॉन्ड ने, कि ये पाई बॉन्ड दोनों मॉलिक्यूल को मिलाने का एक वजह बन रहा है। दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर इसको जो है ना हेल्प करता है, इसको सूटेबल बनाता है ताकि ये पॉलीमराइज़ेशन में टेक पार्ट करे और एक पॉलीमर जिसे आप लोग पॉलीइथीन के नाम से जानते हैं, ये बन सके। दूसरा इसी से क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जब मोनोमर, चेन का मतलब ये है कि जब मोनोमर था ये, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, और जब ये पॉलीमर बन गया तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है वहाँ पे कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, sp2। और अब मोनोमर से जब ये पॉलीमर बन गया, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो आपने बताना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है। जब ये मोनोमर था sp2, जब ये पॉलीमर बना तो sp3 में, यानी कि इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, और पॉलीइथीन जो कि इसका पॉलीमर है, इसके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चेंज हो गई। आखिरी क्वेश्चन इसका, हाउ एडिशन इंक्रीजेस सैचुरेशन। 11.9 का बी क्वेश्चन, या इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, कि एडिशन रिएक्शन इंक्रीज कैसे करते हैं सैचुरेशन को। देखिए, सैचुरेशन का मतलब है सिंगल बॉन्ड का मौजूद होना। तो जैसे ही एडिशन रिएक्शन होते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, हम इसकी करवाते हैं हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में कैटलिस्ट के तौर पे। कुछ टेम्परेचर भी 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर होता है। तो हुआ क्या, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करवाई, तो रिएक्शन कौन सा हुआ, एडिशन। जब एडिशन होगी तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो देखें, जैसे ही एडिशन रिएक्शन हुआ, अनसैचुरेशन से प्रोडक्ट किधर मूव किया, आपके पास सैचुरेशन की तरफ। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कहीं एडिशन रिएक्शन शो करवाओगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वो सिग्मा बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई चीज़ ऐड हो जाएगी। और जब भी कोई चीज़ ऐड करवानी होती है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। इसलिए जहाँ भी एडिशन रिएक्शन होगा उससे इंक्रीज होगी आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमेशा जाते हुए, आप देखेंगे कि सैचुरेशन वहाँ पे, यानी कि सिंगल बॉन्ड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमारा क्विक चेक 11.9 का बी पार्ट भी कंप्लीट होता है।
हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये सारी क्विक चेक्स जो हैं इंक्लूड थी। आगे 1 से 2 क्विक चेक इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। 2026 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं उनमें क्योंकि स्मार्ट सिलेबस ही फॉलो होना है, तो वहाँ तक ये हमारी सारी क्विक चेक्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं। दैट वाज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग क्विक चेक्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ हाइड्रोकार्बन्स। आज हमने ये कंप्लीट कर ली। अब हमारा इस चैप्टर में से कुछ भी जो है ना पेंडिंग नहीं रहता, बस एक एक्सरसाइज रहती है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। टिल देन दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।